अगर किसी को ये चीज़ की नीड है, तो वो कैसे समझें कि मुझे किस तरह से एनएलपी यूज़ करके आई कैन बिकम अ हाई परफॉर्मर? स्टेज पे प्रेजेंटेशन देना है या पब्लिक स्पीकिंग करना है तो उनको एक डर लगता है, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे। जब हमने उनका कोचिंग किया तो हमने तब क्या किया कि आपके साथ काम करेंगे तो वो वर्क करेगा, मतलब डिफरेंस क्या है? क्यों नहीं उनके लिए अफ़र्मेशंस और विजुअलाइज़ेशंस वर्क कर रहे हैं? तो लोग अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन बिकॉज़ प्रोक्रेस्टिनेशन हैज़ बिकम अ वेरी बिग थिंग नाउ कि लोग चाहते हैं करना, लेकिन नहीं कर पा नहीं रहे कर हैं। 60 to 70% प्रोफेशनल्स आर डीलिंग विद प्रोक्रास्टिनेशन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस सक्सेस ब्लॉकर। फ़ियर की वजह से बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स जो हैं, वो नहीं ग्रो कर पाते हैं अपने वर्क प्रोफ़ाइल में। ऐसा भी फियर ऑफ जजमेंट चल रहा होता है कि अगर मैंने इंग्लिश में नहीं बोला तो मुझे जज करेंगे कि ये तो देसी है। क्यों इतने सक्सेसफुल लोगों को इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर है? द रेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड पीपल आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। उसका अगर मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। एक तरह का नेगेटिव सेल्फ टॉक में लोग कंटिन्यूअस एक लूप में रहते हैं। अप्रोक्सीमेट 35,000 थॉट्स पर डे हमें आते हैं। Hello, everyone, and welcome to a brand new episode of Virai's Wellness Podcast. Today, we have a very special guest, Coach Nayan Prajapati, with us, who is a high performance coach and will be sharing a lot of his insights and knowledge of over 20 years of experience from the industry and from being a coach. So, stay tuned and watch till the end because we are going to roll out a lot of power packed insights from this episode. Welcome, Coach Nayan, to the program. So happy to have you here today. थैंक यू नीतू फॉर हैविंग मी हियर। It's a real pleasure. Let's मी start. टू। You have spent more than 2 decades in the corporate before getting into coaching. What has been the journey like and what made you come into coaching finally? नीतू ऑनेस्टली ये एक इनर कॉलिंग था। मतलब या आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन कॉर्पोरेट लाइफ इन 2007, ऑलमोस्ट 18 इयर्स। तो पहले से एक इनर कॉलिंग था। भले ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज क्वालिटी एश्योरेंस इन क्लिनिकल रिसर्च, वी कॉल इट ऑडिटर, मतलब मैं ऑडिटर का रोल प्ले कर रहा था। इन 2009 आई शिफ्टेड माय करियर फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस टू ट्रेनर। तब से अंदर लग रहा था कि यार मुझे कुछ तो ऐसा करना है जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। सो तब मैंने स्टार्ट किया कि क्लिनिकल रिसर्च में जो गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन उसकी ट्रेनिंग करना। तो वो कंट्रीब्यूशन हमेशा मेरी लाइफ में रहा, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, ट्रेनिंग करना, सेशंस कंडक्ट करना। देन इन 2014 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था। बट तब से पता नहीं एक इनर कॉलिंग चल रहा था, लाइक आई वॉज ऑन अ स्टेज, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मतलब कुछ तो ढूंढ रहा था। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया कोरोना के टाइम पे। कोरोना ने हम सबको बहुत सिखाया। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनर कॉलिंग कुछ और बोल रहा है। तो वो जो इनर कॉलिंग था और जो प्रोफेशनल्स मेरे इर्द गिर्द थे, कॉर्पोरेट लाइफ में मैं था, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था, मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा था कि हम टारगेट के पीछे भागते हैं, डेडलाइन के पीछे भागते हैं। सही है, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब और हम अचीव भी कर रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक पीस नहीं होता है माइंड में। तो वो इनर कॉलिंग और ये पीस को ढूँढना, ये 2 थे जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखा कि यस नयन, मुझे कोचिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट कैसे हुई आपके कोचिंग की जर्नी? मतलब क्या किया आपने एंड कोई ब्रेकिंग पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं दिस इज इट एंड नाउ आई रियली नीड टू मूव फ्रॉम माय कॉर्पोरेट जर्नी टू कोचिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस राइट नाउ दैट दे वांट टू डू समथिंग मोर बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं। तो आपकी क्या जर्नी रही है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे प्रोफेशनल्स मैंने देखे कि दे वांट टू डू समथिंग बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट टू डू, और फिर अगर पता भी चल गया तो वो कर नहीं पा रहे। राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना के टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम मिला इंट्रोस्पेक्ट करने का, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज़, ई लर्निंग कोर्सेज़ लिए, अपने आप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तब जाके एक टर्मिनोलॉजी मेरे ध्यान में आई, वो था कोचिंग। था मैं ट्रेनिंग में, लेकिन ये कोचिंग वर्ड, लाइव कोचिंग, ये सब कुछ मेरे ध्यान में आया। जब कोचिंग के बारे में मैंने रिसर्च किया,
तो एक और टर्मिनोलॉजी ध्यान में आई, एनएलपी, इट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो फिर थोड़ा मैंने एनएलपी के बारे में सुना, समझा, पढ़ा, वीडियोस देखे, और फिर मुझे लगा कि अच्छा यही तो है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में क्या होता है, जनरली ट्रेनिंग में वी हैव बीन टोल्ड टू अटेंड ट्रेनिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोचिंग, लोग हमें अप्रोच करते हैं क्योंकि उनको कोचिंग चाहिए। दूसरा, व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग, तो मैं बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग में कैसा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा समझाए जाते हैं, सिखाया जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग। तो उसमें हम सीखते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर आई कॉन्टैक्ट। सो आई बिलीव दिस इज एक्सटर्नल, इट इज़ नीडेड, डेफिनेटली इट इज़ नीडेड। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कुछ इनर वाला, कि जैसे फियर है पब्लिक स्पीकिंग का, तो वो कैसे दूर करना है, क्यों ना मैं अपने कोर्स में ये डालूं। तो ये एनएलपी जब मेरे ध्यान में आया, तब मुझे लगा कि यस, अभी तक मैंने क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पढ़ा है, बाय क्वालिफिकेशन आई एम बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट, तो वो फार्मेसी, फार्मा वो सब पढ़ रहा था। लेकिन तब मुझे लगा कि नहीं यार, अगर साइकोलॉजी को थोड़ा समझा जाए ना, तो हम प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों हमें साथ में मिल सकती है। और इसके लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक अच्छी सब मॉडलिटी है, जो मुझे सीखने में इंटरेस्ट आया, और तब मैंने ये डिसीजन लिया कि एनएलपी सीख के मैं लाइफ कोच बनना चाहता हूँ। बहुत सारे कॉर्पोरेट में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंस की नीड होती है, राइट? एंड यू आर अ हाई परफॉर्मेंस कोच, सो हाउ डू यू यूज एनएलपी फॉर हाई परफॉर्मेंस? अगर किसी को ये चीज़ की नीड है तो वो कैसे समझें कि मुझे किस तरह से एनएलपी यूज करके आई कैन बिकम अ हाई परफॉर्मर, बिकॉज लीडरशिप में ये स्किल बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। सो हाउ डू समवन अंडरस्टैंड दैट मुझे एनएलपी यूज करना है टू बिकम हाई परफॉर्मर? कैसे हेल्प करोगे आप? क्योंकि उसके लिए पहले सिंपली समझना पड़ेगा कि एनएलपी है क्या। इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हर एक वर्ड को वन बाय वन समझते हैं। न्यूरो मतलब आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। सो देर आर 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल 1, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद वर्ल्ड, your body language, facial expression, eye contact. Level 2, when you communicate with yourself. And level 3, when you communicate with universe. तो ये हो गया लैंग्वेज, मतलब कम्युनिकेशन का पार्ट है। थर्ड इज प्रोग्रामिंग, मतलब आपके बिहेवियर, आपकी हैबिट, आपके एक्शंस। तो ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो हम एक लाइफ में, हमारे 5 एरिया अलग अलग होते हैं, तो हम हर एक एरिया में अपना हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। नॉट ओनली प्रोफेशनल, लेकिन बाकी सारे लोग भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मनी है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट है। तो ये सब एरिया में एनएलपी हमें कैसे काम आ सकता है कि हम एक स्टेट पे, दिस इज आवर करंट स्टेट एंड दिस इज आवर डिजायर स्टेट, तो हम अपने थॉट, इमोशन, फीलिंग को कैसे कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड, कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ एंड कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स, कैसे कम्युनिकेट करके आप रीप्रोग्रामिंग करके आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में वो कैसे चेंजेस ला सकते हो, ताकि आप एक करंट स्टेट पे हो और आपको एक डिजायर स्टेट अचीव करना है, जो भी है हाई परफॉर्मेंस अचीव करना है, वो आप ऐसे अचीव कर सकते हो। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप जिससे मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आए कि इफ़ सपोज करो कि मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ और मुझे हाई परफॉर्मेंस की नीड है, तो वो क्या होगा मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, नाउ दिस इज़ फॉर मी एंड दिस विल हेल्प मी गेट माय डिजायर्ड आउटकम, व्हिच इज़ हाई परफॉर्मेंस भी किस लिए चाहिए? टू ग्रो अप इन करियर। तो अगर मुझे करियर में ग्रो करना है, आई हैव टू बी परसीव्ड एज अ हाई परफॉर्मर एंड आई वांट टू बी अ हाई परफॉर्मर, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा? देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे जिनको, वो प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए कोई ना कोई स्किल डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ कि मेरे क्लाइंट है सीनियर पोजीशन पे, तो उनको कभी कभी ऐसा होता था कि स्टेज पे प्रेजेंटेशन देना है या पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो उनको एक डर लगता था, फियर फैक्टर आता था बीच में, तो वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे। जब हमने उनका कोचिंग किया, तो ये जो मैंने बताया लैंग्वेज पे कम्युनिकेशन वाला पार्ट, तो उनके माइंड में एक ऑडियो चल रहा था, मुझे डर लग रहा है, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो हमने उस पोर्शन पे काम किया। जैसे एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स आती है, एंकरिंग आती है, रीफ्रेमिंग है। तो हमने तब क्या किया कि उनका जो फियर फैक्टर था, उसको रिप्लेस कर दिया विद कॉन्फिडेंस, और हमने एंकरिंग टेक्निक टेक्निक अप्लाई की, थोड़ा बहुत रीफ्रेमिंग भी अप्लाई किया। तो जैसे कि आप प्रोफेशनल्स हो और आपको ये फियर आ रहा है प्रेजेंटेशन देने में, तो आपके माइंड में जो ऑडियो चल रहा है, उस ऑडियो पे आप एनएलपी टेक्निक अप्लाई करके प्रेजेंटेशन करने का जो फियर है वो रिमूव कर सकते हो।
जैसे कि ऑडियो आ रहा है, क्या आ रहा है ऑडियो, मुझे डर लगेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस ऑडियो को या तो आप लो कर दो, या उस ऑडियो को आप एक फनी कैरेक्टर का, कॉमेडी कैरेक्टर का वॉइस दे दो। ऐसे करके आप बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स अप्लाई करके उस फियर को रिप्लेस कर सकते हो विथ कॉन्फिडेंस, और हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। ये रिप्लेसमेंट होती कैसे है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एंकरिंग टेक्निक है, ठीक है। तो कई बार कैसा होता है कि हमारे पास्ट की कुछ मेमोरीज होती है, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस की वजह से वो जो मेमोरी है उसमें शायद कोई फियर आया है। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनको स्कूल टाइम पे उनके टीचर ने बोल दिया कि तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम स्टेज पे तो कभी बोल ही नहीं सकते। हम्म। और ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ 2-3 बार हुए। तो अभी ये मेमोरी एकदम स्ट्रॉन्ग मेमोरी उनके सबकॉन्शियस माइंड में बन गई। अभी हमें क्या करना है, एनएलपी की टेक्निक अप्लाई करके वो जो मेमोरी है या तो उसको डिसोसिएट करना है या डिसएम्पावर करना है। तो यहाँ पे हम एंकरिंग टेक्निक लगा के वो जो मेमोरी है या तो उसका ऑडियो जो आ रहा है उसको डल करना है, मतलब उसका वॉल्यूम हमें कम करना है। एक टेक्निक आती है जैसे थंब टेक्निक, तो उसमें वो वॉल्यूम आ रहा है, उस वॉल्यूम की वजह से उसकी जो फीलिंग ट्रिगर हो रही है फियर की, धीरे धीरे वो वॉल्यूम हम डाउन करते हैं। फिर हम उसको विजुअलाइजेशन करवाते हैं कि वो जो वॉल्यूम आ रहा है, आप ऐसे विजुअलाइज करो कि वो जो आवाज़ है वो किसी फनी कैरेक्टर की आ रही है, कोई कॉमेडियन की आ रही है, जहाँ पे उसका मतलब ट्राई करते हैं कि वो फियर फैक्टर धीरे धीरे जाए। फिर एक आवाज़ एम्पावरमेंट वाली देके उसको देते हैं कि आप फील करो कि आप कॉन्फिडेंस में हो, या कोई ऐसा इंसिडेंस याद करो जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे है। तो मतलब वो जो पुराना इंसिडेंस था उसके साथ एसोसिएशन था फियर का, हमने क्या किया कि नया इंसिडेंस ये इसको डिसोसिएट कर दिया या डिसएम्पावर कर दिया, और जो नया उसका जो एक्सपीरियंस है जहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है उसको वहाँ पे एसोसिएट कर दिया अपने प्रेजेंटेशन स्किल के साथ। तो प्रेजेंटेशन के साथ पहले था फियर, अभी प्रेजेंटेशन के साथ है कॉन्फिडेंस। तो इसको डिसोसिएट किया, डिसएम्पावर किया, और नई मेमोरी या नई कॉन्फिडेंस है उसको यहाँ पे एसोसिएट किया। ये वर्क करता है मतलब और अगर करता है तो लॉजिक क्या है इसका वर्क करने का? ये वर्क करता है और उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। जैसे मैंने एनएलपी में आपको बताया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, लैंग्वेज में मैंने बताया कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें लेवल 1 तो हम बहुत बार सीखते हैं, लेकिन लेवल 2 जो है, व्हेन यू कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन टॉट। जब हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो टोन कैसा होना चाहिए, वो वर्ड्स कैसे होने चाहिए। और लेवल 3, कम्युनिकेशन लेवल 3, व्हेन यू कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो आपने ऐसी बहुत सारी बुक्स देखी होगी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या कभी आपने ऐसी बुक देखी, हाउ टू थिंक नेगेटिव? वाई? बिकॉज इट्स इजी टू थिंक नेगेटिव। एक्चुअली वी आर मास्टर इन इट, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऐसी बुक मार्केट में नहीं है। तो एक तो सेल्फ टॉक हमें किसी ने सिखाया नहीं है, दूसरा सेल्फ टॉक इज नेचुरली बायस नेगेटिव, ऑटोमेटिक वो नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हमें काम करना है लेवल 2 पे, कि हम जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अपने आप से जो बातचीत कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया प्रेजेंटेशन वाला, तो वहाँ पे जो मेरे क्लाइंट थे वो अपने आप से सेल्फ टॉक बार बार यही कर रहे थे, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट एबल टू डू इट, मैं सबके सामने बोलूँगा तो क्या होगा, मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, फेल हो गया तो। ये ऑडियो उनके माइंड में चल रहा है, और ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 3 ही डेटा होते हैं, इधर ऑडियो, विजुअल और फीलिंग। अभी उनके केस में हो रहा था ऑडियो, मतलब बार बार ये आवाज़ आ रही थी, व्हाट इफ़ आई फेल, फियर ऑफ फेलर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है। हमें उस ऑडियो पे, सेल्फ टॉक पे काम करना है। तो एनएलपी की जो मैंने बताया अलग अलग टेक्निक्स होती है, थंब टेक्निक है, रिफ्रेमिंग है जहाँ पे हम लैंग्वेज पे काम करते हैं, स्विच टेक्निक है जहाँ पे हम आइडेंटिटी पे काम करते हैं। तो ये टेक्निक सारी अप्लाई करके वो जो ऑडियो आ रहा है, वो ऑडियो जो डेटा माइंड में पड़ा है, वो डेटा हमें या तो रिमूव कर देना पड़ता है, या उसको ऐसे डिसएम्पावर कर देते कि वो पड़ा है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर मुझे नया डेटा डालना है जहाँ से उसको कॉन्फिडेंस आए। तो जो मैंने बताया कि उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस में लेके आता हूँ जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है,
तो वो डेटा से मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो ऐसे बहुत सारी एनएलपी की टेक्निक्स है जहाँ पे हम या तो थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, न्यूरो पे, थॉट्स पे, इमोशन पे, फीलिंग पे, या लैंग्वेज पे काम करते हैं और फिर रिप्रोग्रामिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आ गया है एफर्मेशंस का, विजुअलाइजेशन का, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं एंड करने के बाद इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम हम्म, एंड देन दे से दिस डज नॉट वर्क। हम्म। तो वहाँ पे क्योंकि आपने भी जो कहा एक तरह से विजुअलाइजेशन कहा, लेकिन क्यों उनके लिए काम नहीं कर रहा है एंड क्यों आपके साथ काम करेंगे तो वो वर्क करेगा? मतलब डिफरेंस क्या है? क्यों नहीं उनके लिए अफ़र्मेशंस और विजुअलाइजेशंस वर्क कर रहे हैं एंड कैसे कोचिंग से ये वर्क कर सकता है? देखो, सिर्फ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होगा, हमें साथ में फीलिंग को भी लाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में 3 टाइप के डेटा होते हैं, ऑडियो, विजुअल और फीलिंग, और चौथा कोई डेटा ही नहीं होगा। आप सोचो, आपके 5 माइंड 5 में। सेंसरी ऑर्गन्स हैं तो यही होगा। हाँ, आई, ईयर, नोज़, टच, स्किन, राइट। टंग। तो या तो कोई मेमोरी है आपके माइंड में, कुछ आप पुराना याद करो, तो या तो आप कुछ कुछ इमेज दिख रही है, कुछ वीडियो दिख रहा है, या तो आपको कुछ आवाज़ आ रही है, और अगर वर्ड्स है तो वर्ड्स भी एक तरीके से आप उसको गिन लो, ऑडियो है, या कुछ फीलिंग आ रही है। तो लोग अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फीलिंग मिस कर जाते हैं। अगर उसके साथ फीलिंग भी आप एसोसिएट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसके ऊपर एक और चीज़, सिर्फ आप अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। साथ में एक्शन भी रिक्वायर है, आपका इंटेंशन क्या है वो इंटेंशन भी रिक्वायर है। मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे अभी हम बहुत बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन भी एक प्रोसेस है। एनएलपी भी काम करता है मैनिफेस्टेशन में। तो आपको जो डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना है, तो उसका एक प्रोसेस है कि आपका इंटेंशन क्या है, साथ में आपका ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, फीलिंग, एक्शन लेना है। वो पूरा प्रोसेस जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊँ कि एक न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हमारा होता है। सबके नीचे आता है एनवायरनमेंट। आप कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, चाहे वो आपका वो घर है या ऑफिस है, उसके ऊपर आपका एक बिहेवियर है। जैसे कि आप 9 बजे वर्चुअली कनेक्ट करते हो, या 10:30 बजे चाय पी लेते हो, फिर आपका 1 बजे का लंच होता है। एक बिहेवियर आपका बन गया, एक पैटर्न आपकी बन गई है। उसके ऊपर है स्किल या कैपेबिलिटी। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी क्या स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, कोडिंग की स्किल है। फिर इसके ऊपर है आपकी वैल्यूज़, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है। सबकी कोर वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है, किसी का क्रिएटिविटी है, किसी का फ्रीडम है, किसी का फैमिली है, किसी का मनी है। फिर है बिलीफ सिस्टम, आपकी बिलीफ क्या है, जो भी जिस एरिया में, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, या जो गोल आप अचीव करना चाहते हो। उसके ऊपर है अपनी आइडेंटिटी, मतलब आई एम के बाद जो लगाते हो आपकी आइडेंटिटी है। और फिर उसके ऊपर आता है गोल। ये सब कुछ जब तक अलाइनमेंट में नहीं होगा ना, तब तक ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन काम नहीं करेगा। लेट मी गिव यू एन सिंपल एग्जांपल। कई लोगों का मैंने देखा कि उनका गोल है, आई वांट टू बिकम रिच। सबका गोल है। सबका गोल है। सो आई वांट टू बिकम रिच, ये उनका गोल है। और उनकी बिलीफ में कहीं ना कहीं ऐसा है कि रिच पीपल आर नॉट गुड। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, रिच पीपल आर नॉट गुड। और उनकी बिलीफ में ऐसा है, आई एम गुड। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गोल इज आई वांट टू बिकम रिच, बिलीफ सिस्टम आई एम गुड पर्सन, सॉरी आइडेंटिटी आई एम गुड, और बिलीफ बना के रखिए कि रिच पीपल आर नॉट गुड। अभी रिच पीपल आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट। गुड, आई एम गुड, और मुझे आइडेंटिटी, मुझे गोल बना के मैंने रखा है वांट टू बिकम रिच। मतलब ये अलाइनमेंट ही सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो जब हम कोचिंग करते हैं तो पहले हम ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट चेक करते हैं कि आपका जो भी गोल है, हाई परफॉर्मेंस आप जो जिस भी एरिया में आप अचीव करना चाहते हो, वो मनी है, आपका करियर, जॉब, पर्सनल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, तो उसमें आपके गोल में ये सारे अलाइनमेंट में पहले आप कौन से स्टेट पे हो, आपका करंट स्टेट क्या है, और ये आपका डिजायर स्टेट है। तो कहाँ पे मिस अलाइनमेंट हो रहा है, क्या वो आइडेंटिटी लेवल पे है, क्या वो बिलीफ लेवल पे है। वैल्यूज़ तो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, कई बार हमें कोर वैल्यूज़ ही नहीं पता होती। तो ये मिस अलाइनमेंट जहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, वहाँ पे हमें एनएलपी की टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है और उस अलाइनमेंट को ठीक करना होता है। अंडरस्टूड। और बहुत सारे अभी जैसे आपने बोला एक्शन लेना होता है, तो लोगों का कंप्लेन ही यही है कि हम एक्शन मोड में नहीं आ पाते, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ या करती हूँ।
तो वहाँ पर कैसे हम लोग एनएलपी को यूज़ करें? बिकॉज़ प्रोक्रेस्टिनेशन हैज़ बिकम अ वेरी बिग थिंग नाउ कि लोग चाहते हैं करना, लेकिन नहीं कर पा नहीं रहे हैं। कर पा रहे। क्यों हो रहा है ये और इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने एकदम सही बताया। प्रोफेशनल्स की अगर मैं बात करूँ, 60 टू 70% प्रोफेशनल्स आर डीलिंग विथ प्रोकास्टिनेशन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस सक्सेस ब्लॉकर। बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये जो चैलेंज है वो फेस कर रहे हैं। तो प्रोकास्टिनेशन है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा प्रोकास्टिनेशन है क्या। डिलेइंग द टास्क, अब जो टास्क डिले करते हो वो प्रोकास्टिनेशन है। तो प्रोकास्टिनेशन को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले हमें प्रोकास्टिनेशन की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, अपनी माइंड की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो माइंड हमारा एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं पेन प्लेजर प्रिंसिपल। माइंड हमारा क्या करता है, पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर जो आता है वो उसको अट्रैक्ट करता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन, हेडोनिक पैराडाइम जिसको बोलते हैं। तो कोई भी टास्क है आपका जिसमें आपको, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंस और सेकंड ऑर्डर सीक्वेंस, मतलब हमारा माइंड इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंस में जो आएगा उसके ऊपर डिसीजन ले लेगा। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर में पहले क्या दिख रहा है, प्लेजर है या पेन है। प्लेजर होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, पेन होगा तो उसको अवॉइड करेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे हेल्थ पे काम करना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है। तो देखो आप, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो या वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, पेन आता है या प्लेजर आता है। पेन आता है ऑफ पेन कोर्स। आएगा, आपके आप एक्सरसाइज करोगे, आपके मसल्स ब्रेक हो गए, मसल ब्रेक हो गए तो पेन होगा। और विद इन 1 वीक और 2 वीक्स में आपको रिजल्ट नहीं देखेगा। आपका गोल है कि मुझे एक्सरसाइज करके थोड़ा बॉडी शेप में लाना है, बॉडी शेप में लाऊंगा तो मेरे आजू बाजू के लोग इंस्पायर हो गए, मैं थोड़ा अच्छा दिखूंगा, ये आपका गोल है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो पहले तो डिस्कम्फर्ट आता है ना, पेन आता है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वही सबसे बड़ा पेन है। फिर जिम जाना है या घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो वो एक्सरसाइज करना, टाइम निकालना, और उसके बाद मसल पहले ब्रेक होते हैं, हुँ, वो पेन है। और वो भी एकदम से 15 दिन में या 1 महीने में रिजल्ट नहीं देखेगा। हुँ, विथ कंसिस्टेंसी आपको 3 महीने के बाद थोड़ा लगेगा कि अच्छा मेरा बॉडी अभी शेप में आ रहा है। तो माइंड क्या करेगा कि उसको फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस में पहले दिखा पेन, और जो रिजल्ट मेरा टारगेट है, जो गोल है कि मुझे अच्छे शेप में आना है, वो तो सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस में, वो तो शायद 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आएगा। तो पेन पहले है, प्लेजर बाद में है। माइंड क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा। हुँ, ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशनल्स प्रोकास्टिनेट इसीलिए करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल को पता है कि आई एम इनटू दिस रोल, सो इफ आई रियली वांट टू गेट हाई परफॉर्मेंस आई हैव टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स। लेकिन वो स्किल एडप्ट करने के लिए, सीखने के लिए पहले उनको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ पेन लेना पड़ेगा। माइंड क्या करेगा, वो जो पेन है उसको तो पहले अवॉइड करेगा। हुँ, रिजल्ट जो है प्लेजर वो बाद में आएगा, जब मैं स्किल सीख लूंगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस में पा लूंगा, फिर मेरा प्रमोशन होगा या अच्छी दूसरी जॉब मिलेगी या मुझे पैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले आ रहा है पेन, बाद में आ रहा है प्लेजर। इसीलिए जनरली माइंड प्रोकास्टिनेट करता है, वो टास्क को अवॉइड करता है, और उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। हुँ। एक टिप दीजिए मुझे अगर किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन डूइंग समथिंग एट वर्क दैट आई रियली नीड टू डू, हम्म। क्या करना चाहिए मुझे? वैसे बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स है, हुँ, अगर टाइम मिला तो हम एनएलपी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हुँ, अभी हुँ, एक क्विक आपको टिप चाहिए। हुँ, और अगर हमारी ऑडियंस को टिप चाहिए तो प्रोकास्टिनेशन के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, AIA। आप अभी नोटबुक में लिख दो, AIA। यहाँ पे ए है एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस। हुँ, आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज कर लो हुँ, या अवेयर हो जाओ। मैं बोलूँ ना, सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते या तो अवेयर नहीं होते। कई लोग तो अवेयर हो जाते हैं ना, मतलब अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, शायद उनका ईगो बीच में आ रहा है, कुछ भी है। हुँ, यू वॉन्ट बिलीव, मैं बहुत अच्छा प्रोकास्टिनेटर था। आई वॉज ऑनेस्ट प्रोकास्टिनेटर, क्योंकि मेरे में भी ये, मैं नहीं उसको ब्रेक कर पा रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेप, पहला जो स्टेप है ए, वो मैं नहीं कर पा रहा था, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अवेयरनेस थी। अवेयरनेस
आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं था कि या तो अवेयरनेस नहीं थी या एक्सेप्टेंस नहीं था। शायद एक्सेप्टेंस नहीं था। हम्म क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया कि प्रोक्रास्टिनेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फियर। हम्म मेरे में वो था, फियर। लेकिन मैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं आई एम द हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इतने सारे एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ। अहमदाबाद है, वडोदरा है, नोएडा है, बॉम्बे है, यूएसए, कनाडा, इन सब जगह पर मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ। इतने सारे लोगों के सामने मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ। क्या मेरे में फियर हो सकता है? हम्म वो एक मेरा क्या बोले वो माइंडसेट था, जो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था कि फियर है मुझ में भी। क्योंकि मैं अपना कोचिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन शायद फियर ऑफ फेलियर आ रहा था, फियर ऑफ जजमेंट आ रहा था, फियर ऑफ रिजेक्शन आ रहा था। तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये फियर है मुझ में। तो बहुत सारे लोग पहले स्टेप पे ही अटके पड़े, ए, एक्सेप्टेंस। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम्म आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि मैं कहाँ पे प्रोकास्टिनेशन कर रहा हूँ, हम्म और लिख लो कि ये है जो मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ। हम्म बिलीव में, मतलब लिखने के बाद आप जैसे लिखते हो ना, तो वो आपके माइंड से, बॉडी से डिटेच होके पेपर पे आ जाता है, दिखने लगता है दिखने फिर। लगता है। फिर आपने उसको एक ऑडियो दे दिया, शेप दे दिया, फीलिंग दे दिया, जो एनएलपी में बता रहा हूँ। हम्म तो डिटेच हो गया, अभी आप उससे थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो गए हो, हम्म एक रिलैक्स मिलता है। तो वो पहला स्टेप है, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज इंटेंशन, आई। अभी लिखो आप कि आप जो ये काम करना चाहते हो, टास्क करना चाहते हो, उसका इंटेंशन क्या है, वाई, हम्म वाई डू यू वांट टू डू दिस टास्क। हम्म फिर लिखो गेन ऑफ डूइंग दिस टास्क। अगर आप ये टास्क करते हो तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या गेन, और उसको डिटेल में लिखो। जैसे कि अगर आप हेल्थ पे काम करना चाहते हो, चलो मैं हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ, तो मैं कुछ हाई परफॉर्मेंस रिलेटेड एग्जांपल दे दूँ। जनरली मेरे पास जो ज़्यादा क्लाइंट आते हैं, तो उनको या तो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता होता है, या मीटिंग में सबके सामने बोलने से डर लग रहा होता है, या कुछ नया स्टार्ट करना है तो डर लग रहा होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग से अगर आपको डर लग रहा है, लिख लो कि ये मेरा गोल है पब्लिक स्पीकिंग करना। इंटेंशन में लिखो वाई, वाई, क्यों आप ये पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो। हम्म तो अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँगा तो शायद मेरी रीच बढ़ेगी, लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे, मैं अपनी टीम को मोटिवेट कर पाऊंगा, एनकरेज कर पाऊंगा। पब्लिक स्पीकिंग अगर मैंने अच्छे से कर पाया तो मेरा प्रमोशन होगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी, या मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो कर पाऊंगा। जितने भी एडवांटेजेस आपको लग रहे हैं पहले लिख लो। इसको बोलते हैं गेन ऑफ डूइंग। फिर लिखो पेन ऑफ नॉट डूइंग, हम्म नहीं करोगे तो क्या होगा। हम्म और वो भी हो सके इतना डिटेल में लिखो कि नहीं करूंगा तो मैं अपनी टीम के साथ में बोल नहीं पाऊंगा, अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, कलीग के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा तो ये जो घर का ईएमआई चल रहा है, मुझे पैसे चाहिए, वो सब कुछ नहीं होगा, मेरा करियर डाउन, जो भी जितना आता है वो लिखो। तो यहाँ पे आई पे आपने लिख दिया वाई, इंटेंशन क्या है ये नया टास्क करने का, गेन ऑफ डूइंग और पेन ऑफ नॉट डूइंग वो भी आपने लिख लिया। ये हो गया ए आई। लास्ट है एक्शन, जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। हम्म यहाँ तक पहुंच जाते हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया, इंटेंशन भी लिख दिया, फिर आप जो बोलते हैं ना अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, उसके आगे लोग अटक जाते हैं, एक्शन में अटक जाते हैं। और एक्शन में भी लोग गलती क्या करते हैं, ओवरवेलमिंग एक्शन ले लेते हैं। हम्म हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है या जो हाई परफॉर्मर्स है, आप देख लो, उन्होंने एक स्किल एडॉप्ट की है, उस स्किल को बोलते हैं टू बी इन मोमेंटम। क्या वो बोर नहीं होते? क्या उनको कभी ऐसा नहीं होता कि आज नहीं कल करता हो? उनको भी ये फीलिंग आती है। लेकिन उन्होंने एक स्किल एडॉप्ट कर ली है जिसको बोलते हैं मोमेंटम में रहने की स्किल। जो नेक्स्ट है हमारा एक्शन। तो हमारा माइंड कभी भी पूरा प्लान विजुलाइज नहीं कर पाता है। आपने अगर प्लान किया है कि मुझे वर्कआउट करना है, तो पहले आप एक छोटा सा एक्शन लो। जैसे कि आप एक छोटा सा एक्शन विजुलाइज करो कि मैं कल कुछ भी हो जाए जिम जाऊंगा। बस इतना ही, और कुछ ज्यादा प्लान नहीं करना है। जितना बड़ा विजुलाइज करोगे आपका माइंड में पहले आएगा फर्स्ट ऑर्डर कौन सी में पेन आएगा, वो आपको रोक देगा। तो सिर्फ इतना प्लान करो कि मैं सिर्फ जिम जाऊंगा, फिर भले जिम में जाके मैं इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करूंगा या बाकी सबको देखूंगा।
आप ये जब आप जिम जाओगे वहाँ पे आपको लगेगा मैंने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया। जैसे आप फर्स्ट टास्क कंप्लीट करते हो एक सेरोटोनिन डोपामाइन रिलीज हो जाता है, आपको एक फ्यूल मिल जाता है और ये फ्यूल आपको काम में आता है नेक्स्ट टास्क है वो परफॉर्म करने के लिए। फिर आपको लगेगा अभी यहाँ पे आ गया और थोड़ा वॉकिंग कर लेता हूँ। तो पहले वाले एक्शन पे ध्यान देना है पहले इसमें। वाले एक्शन पे ध्यान दो, सिर्फ उसको ही विजुलाइज करो, पूरा प्रोजेक्ट विजुलाइज मत करो। उसको विजुलाइज करो और वो भी छोटा होना चाहिए, 2 मिनट या 5 मिनट का, बहुत बड़ा नहीं। कि बस तो जूते पहन के जिम पहुंच जाना बस इतना कर लो, सिर्फ जूते पहन लो तो बस सिर्फ जूते पहन लो और जिम चले जाओ और कुछ विजुलाइज नहीं करना है। क्योंकि ये ना आपके माइंड को क्या लगेगा, ये तो छोटा टास्क है, बस इसमें कोई जूते। पेन नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसको जैसे ही लगेगा ये पेन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसे आप पहला टास्क कंप्लीट कर दोगे ना तो एक फ्यूल जनरेट होगा आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। वो फ्यूल आपको दूसरा टास्क करने के लिए काम में आएगा, फिर तीसरा, चौथा, तो ऐसे एक लूप क्रिएट होगी। इसको बोलते हैं टू बी इन मोमेंटम। तो जितने भी हाई परफॉर्मर्स है, आप कोई भी सक्सेसफुल देख लो, कोई क्रिकेटर देख लो, प्लेयर देख लो, सेलिब्रिटीज देख लो, उन सब ने ये स्किल एडॉप्ट की है, टू बी इन मोमेंटम। तो ये स्टेप है AIA, सिंपल स्टेप है। अभी तो आप ये स्ट्रेटेजी मैं आपको दे सकता हूँ और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनके ऊपर मैं NLP टेक्निक अप्लाई करता हूँ, लेकिन बहुत सारे का काम तो यही पे हो जाता है कि उन्होंने AIA टेक्निक अप्लाई किया, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की, एक्चुअली स्ट्रेटेजी है तो ये अप्लाई किया तो उनका काम हो जाता है। तो ये अच्छा टेक अवे है हमारे व्यूअर्स के लिए कि भाई AIA अप्लाई कीजिए एंड ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन। डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अभी लास्ट कॉन्वर्सेशन में बताया मुझे, फियर। फियर की वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो नहीं ग्रो कर पाते हैं अपने वर्क प्रोफाइल में। एंड करियर ग्रोथ इज़ व्हाट एवरीबडी वांट्स, राइट? क्योंकि कोई एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहता है। बहुत सारी क्वेरीज हमें भी आती हैं दैट वी फील स्टक इन आवर करियर एंड फियर प्लेज अ बिग रोल। तो वहाँ पर फियर को कैसे ओवरकम किया जाता है टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू ग्रो इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ करियर? यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे प्रोफेशनल ये स्ट्रगल में है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और ज़्यादातर ये होता है फियर ऑफ फेलर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट एज वेल। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। और मैं तो बताऊँ उससे भी दूसरा फियर है, वो है फियर ऑफ जजमेंट। लोग मुझे जज करेंगे। मेरे वहाँ, मैं आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, तो वहाँ पे तो एक ऐसा भी फियर ऑफ जजमेंट चल रहा होता है कि अगर मैंने इंग्लिश में नहीं बोला तो मुझे जज करेंगे कि ये तो देसी है, ये तो हिंदी में बात कर रहा है। बहुत जन को होता है ये बहुत कि बहुत होता है। बहुत लोगों इनफैक्ट को। मैं बताऊँ तो मैं भी वैसे आई एम फ्रॉम पालनपुर के बाजू में छोटा सा गांव में, वहाँ से आता हूँ। तो जब मैं भी पहली बार अहमदाबाद आया था तो मुझे भी ये फियर था कि मैं देख रहा हूँ वो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो मुझे भी एक थोड़ा आइसोलेशन जैसा फील होता था। इट इज कॉल्ड एज फियर ऑफ जजमेंट। तो ये फियर को ब्रेक करना ना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। लेकिन अभी जैसे मेरा कल एक वर्कशॉप था, इट वाज अबाउट हैप्पीनेस। तो वहीं पे मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी, वो शायद यहाँ पे काम में आ सकती है कि कई बार हम क्या करते हैं ना, हम लोगों के ओपिनियन पे बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन क्या लोगों का ओपिनियन आपके कंट्रोल में है? जैसे वो नहीं बोलते कि 4 लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं वो कौन से क्या 4 लोग कहेंगे लोग, क्या सबसे बड़ा रोग। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो हम बहुत ये माइंड में लेके चलते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। इवन मैंने भी जब अपने जो सर्टिफिकेशन है, अपने अवार्ड्स है, अपने वीडियोज़ है, रील्स सब यहाँ पे सोशल मीडिया में शेयर करना स्टार्ट किया, लोगों से बोलता था, डिस्कस करता था, तो मुझे भी कमेंट्स आते थे कि नैन तू क्यों अपने ये सब अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स सब सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, तू तो शो ऑफ कर रहा है। तब मुझे भी एक टाइम तो लगा था कि क्या मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो उनका ओपिनियन है। NLP में एक आता है स्टेटमेंट, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। तो वो उनका परसेप्शन है, क्या उनके परसेप्शन पे मेरा कोई कंट्रोल है? शायद मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ वो दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, ट्रू। और वही मेरा इंटेंशन है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक करना पड़ेगा कि लोगों का ओपिनियन मेरे लिए क्या मैटर करता है। नहीं अगर कर पा रहे हो तो पहले एक काम करो, लिख लो। मैं तो मेरे जितने भी क्लाइंट है उनको सबसे पहले कुछ भी वो चैलेंज लेके आते हैं, मैं तो पहले बोलता हूँ लिखो क्या है, इनर जर्नी करो,
क्यों है, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो। एनएलपी टेक्निक डेफिनेटली हम वर्क करते, हम अप्लाई भी करते, वर्क करते, लेकिन हर बार आपके पास कोच नहीं है, आप एनएलपी टेक्निक नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो लिखो ना कि ये फियर है तो क्या है। फिर अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ के उसको रिफ्रेम करो कि क्या है, अगर उसने सोचा तो उससे क्या अफेक्ट होगा, वो तो उसका सोचे, मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं है। तो मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है? मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं क्या अच्छे से इंग्लिश सीख सकता हूँ, क्या मैं कोई कोर्स कर सकता हूँ, क्या इंग्लिश सीखना मेरे लिए ज़रूरी है? हाँ, मेरी जॉब रोल के हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, क्या हुआ, अभी मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं कोर्स कर लूँगा। उससे पहले एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि यस मुझे इंग्लिश नहीं आता है। वो एक्सेप्ट किया, फिर आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उसके ऊपर एक्शन लो। AIA मॉडल। AIA मॉडल आप यूज़ कर लो। हम्म। तो रहता है फियर, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसको ओवरकम कर सकते हैं आप। रिफ्रेमिंग कर लो, एनएलपी टेक्निक अप्लाई कर लो, लिखो, उसके पीछे का रीज़न जानो, लोगों के ओपिनियन को उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। मतलब अ, अपने आप को आप फ्री करो, किससे? लोगों के ओपिनियन से। हम्म। सो फ्री फ्रॉम बीइंग मिसअंडरस्टूड। लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, उससे आप फ्री हो जाओ। ये भी एक तरीके की आज़ादी है, और ये अगर आप फ्री हो गए तो आपका फियर चला जाएगा। क्यों इतने सक्सेसफुल लोगों को इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर है? मतलब क्या रीजन है? स्पेशली आफ्टर कोविड वी हैव सीन that the rates are increasing day by day and people are in a lot of stress and anxiety. कैसे इससे निकल सकते हैं एनएलपी को यूज करके? क्यों है और कैसे निकल सकते हैं? देखो, एनएलपी के हिसाब से तो अगर आप एक बार चेक कर लो कि आपका न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट ऑडिट कर लो, आपको उसमें से ही सारे आंसर मिल जाएंगे। हम्म। लेकिन आपने मुझे स्पेसिफिकली पूछा है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, फिर भी वो स्ट्रेस एंजाइटी फेस कर रहे हैं। उसका अगर मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दूं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है, हम्म। कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने टारगेट, टाइमलाइन, डेडलाइन, नंबर्स सब अचीव कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको मज़ा नहीं आ रहा है। हम्म। मतलब पीस नहीं मिल रहा है, फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड, जिसको हम एनएलपी में बोलते हैं पीआईपी, हम्म। और आपकी कोर वैल्यूज़, उसको कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि मेरी पीआईपी क्या है, या मेरी कोर वैल्यूज़ क्या है, या कई बार तो पता होता है लेकिन हम कॉन्शियस नहीं होते, और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लेके चलते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर लेके चलते हैं, तो अपनी जो कोर वैल्यूज़ है पीआईपी, उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए हमें वो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, फुलफिलमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। हम्म। आप अगर चाहो तो मैं उसको डिटेल में थोड़ा समझा सकता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। श्योर। तो जैसे कि एक स्टेज पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा पीआईपी और कोर वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पीआईपी क्या है, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। आप कोई मोबाइल परचेस करते हो तो उसमें कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आती है, वैसे ही हमारे भी माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स है जो प्री इंस्टॉल्ड। जैसे किसी का सिग्निफिकेंस है, किसी का कंट्रीब्यूशन है, राइट, ग्रोथ है, और वैसे ही आपकी है कुछ कोर वैल्यूज़। हर एक पर्सन की अलग अलग कोर वैल्यूज़ होती है, किसी का मनी है, किसी का ग्रोथ है, कंट्रीब्यूशन है, राइट, फैमिली है, ऑनेस्टी है, तो ये सब कोर वैल्यूज़ है। तो मेरे पीआईपी और कोर वैल्यूज़ में आ रहा था डोमिनेंट सिग्निफिकेंस है, हम्म। कंट्रीब्यूशन है, मुझे अच्छा लगता है कंट्रीब्यूशन करना, ग्रोथ कहीं पे है। तो अभी देखो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा था, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, और वहाँ पे मेरा रेगुलरली वैसे देखने जाए तो ग्रोथ हो रहा था, कि प्रमोशन भी मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, कंपनी ने बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है, कंपनी ने कार दिया है। तो अगर बाहर से देखो, जैसे सोसाइटी मेज़र करती है, सोसाइटी कैसे मेजरमेंट करेगी मेरे सक्सेस का, कि उसके पास क्या है, अभी फैसिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या हम्म। है, पैसे क्या है, कौन सी पोजीशन पे, इंक्रीमेंट पैसा, सैलरी सब कितना आ रहा है, भाग रहे हैं वो उसके पीछे। टेंजिबल है। हम्म। तो उसमें सोसाइटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सोसाइटी तो ऑब्वियसली टेंजिबल वैल्यूज से ही हमें हमारा मेजरमेंट करेगी। हम्म। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग कुछ और था। तो दो आई वॉज इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मैं एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग हैंडल कर रहा था। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि मैं कंडक्ट नहीं कर रहा था, हम्म। एज आई वॉज हेड ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो मैं मैनेज कर रहा था। लेकिन मेरे पीआईपी और कोर वैल्यू से तो क्या है, मुझे ट्रेनिंग करना है सिग्निफिकेंस की नीड थी। सिग्निफिकेंस के लिए।
कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन राइट? के लिए। तो जब मैं सेशन कंडक्ट करता था तब मुझे में एक अलग एनर्जी रहती थी, मेरा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता था। दूसरा, मेरे माइंड में ये भी आया, और जो मेरे मेंटर है, मेरे कोच है, उन्होंने मुझे एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा था कि नैन, तुम्हें जो भगवान ने स्किल दी है, हम्म, जो एक कोच के लिए रिक्वायर है, लिसनिंग है, एम्पैथी है, लिसनिंग विदाउट जजमेंट, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो स्किल सिर्फ 1500 या 2000 एम्प्लॉइज तक सीमित रखना है, या बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करना है? और अगर तुम उसको यूज़ नहीं कर पाए तो तुम क्या जस्टिफिकेशन दोगे यूनिवर्स को? ये एक तो क्वेश्चन मेरे माइंड में हिट कर गया। और जो मेरा पीआईपी और कोर वैल्यूज़ आ रहा था, तो क्योंकि मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा था, तो भले ही मैनेजमेंट अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, सब सही जा रहा था, टीम भी सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के लेवल पे मेरी कोर वैल्यूज़ और पीआईपी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। जैसे फ्रीडम है, वो मेरी कोर वैल्यू में बहुत हायर स्टेज पे आता है, और क्रिएटिविटी भी हायर स्टेज पे आता है। तो मुझे कुछ ऐसा काम करना पसंद है जहाँ पे मुझे फ्रीडम मिले, हम्म, और क्रिएटिविटी। पब्लिक स्पीकिंग मुझे बहुत पसंद है, और ट्रेनिंग में अलग अलग इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग मेथड लेके आना, जहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में समझा सकूँ, वो क्रिएटिविटी मुझे पसंद है। हम्म, तो कॉरपोरेट में कभी कभी क्या आता है कि हमें वो प्रोसेस है, एसओपीज है, टारगेट टाइमलाइन, वो सब नंबर से उसके पीछे भागना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता था, क्योंकि ये कोर वैल्यूज़ में नहीं जी पा रहा था। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स है जिनको या तो पता नहीं है कि उनका पीआईपी या कोर वैल्यू क्या है, या पता है तो वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, और जस्ट जैसे ही आप फॉलो नहीं करते तो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपका, कि ये आपका कोर वैल्यू है पीआईपी, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। हम्म, मतलब भले ही सोसाइटी की डेफिनेशन में आप सक्सेसफुल हो, आपका अच्छा सैलरी है, पोजीशन है, कार है, बंगला है, सब कुछ सही है, बट आप अंदर से खुश हो क्या? हम्म, और आपको ये क्वेश्चन कभी कोई नहीं पूछता है, यही पूछेंगे कितना कमा रहे हो। लेकिन कभी जॉब कोई है एक ना। क्वेश्चन पूछता है कि जो काम कर रहे हो उससे खुश हो क्या? तो ये था जो मेरा एक्सपीरियंस है, और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं जो कि वैसे देखने जाए तो हाई परफॉर्मर है, बट वो अंदर से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से ट्रबल्ड हैं कि वो लोग एक टिपिंग पॉइंट पे हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है, बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन खुश नहीं है। खुश नहीं है। एंड दे आर एट अ टिपिंग पॉइंट कि यहाँ से आगे कैसे जाना है, क्यों मैं खुश नहीं हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। तो जितना भी वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी का, जितने भी टिक बॉक्सेस थे, सारे बॉक्स टिक कर लिए, उसके बाद पीपल रीच एट अ पिनिकल जहाँ पर उनको लगता है कि आगे क्या, आगे क्या? क्यों होता है ये, और कैसे उस टिपिंग पॉइंट से कोई बाहर निकले, क्लैरिटी कैसे आए टू टेक दैट डिसीजन। क्या हुआ था आपके साथ जिससे आपको इतनी क्लैरिटी मिली कि आप अपना जॉब छोड़ पाए एंड कोचिंग फुल टाइम आप परस्यू कर पा रहे हो? अगर आप ये शेयर करेंगे हमारे साथ तो मे बी व्यूअर्स को थोड़ा और एक होप मिलेगा कि आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, श्योर, मैं शेयर करना चाहूँगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपके ऑडियंस को ये काम में आए। तो उसका आंसर है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके कोर वैल्यूज़ क्या है। तो वैसे तो एनएलपी बेस्ड कोचिंग प्रोग्राम में आपके असेसमेंट्स आते हैं, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये मेरी प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड है, और ये पूरा एक टेक्निक हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम आपकी कोर वैल्यूज़ और उसमें से भी 5 डोमिनेंट कोर वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो सब लोग ये नहीं कर पाएंगे, कोच चाहिए, एनएलपी का जिसको नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, ऐसा कोच चाहिए तो वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन ऑडियंस के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरी कोर वैल्यूज़ क्या है। तो देखो, एकदम सिंपल है। अगर आप अपनी कोर वैल्यूज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एक तो है कि आप खुश नहीं होंगे, हम्म, मतलब वो काम आप नहीं कर रहे हो तो खुश नहीं है। हम्म। लेकिन उससे भी ऊपर एक और चीज़ है। तो एक आप क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि मैं वैल्यूज फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं खुश नहीं हूँ डिस्पाइट हैविंग ऑल द सक्सेस इन माय लाइफ। डेफिनेटली, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज, सिर्फ खुश नहीं है वो नहीं, आप गिल्टी भी फील करोगे। हम्म, सिंपल एग्जांपल से समझाओ। जैसे कि किसी की कोर वैल्यूज में है हेल्थ, अभी उस पर्सन को कुछ भी रीजन है, प्रोकास्टिनेशन कर रहा है, या अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी हेल्थ पे अगर काम नहीं कर रहा है, अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है, या उसका जॉब रोल कुछ ऐसा है कि इतना ट्रैवलिंग है तो अच्छे से डाइट नहीं कर पा रहा है,
मतलब जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रिकॉशंस है वो नहीं ले पा रहा है, तो मतलब वो अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर रहा है। और अब इसकी कोर वैल्यूज में क्या है? हेल्थ। अपनी हेल्थ को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो ना ही सिर्फ उसको अच्छा नहीं लगेगा, खुश नहीं होगा, वो नहीं, उसको एक गिल्ट भी होगा। एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी गिल्ट, जो कि प्रोकास्टिनेशन में हम समझाते हैं कि प्रोडक्टिविटी गिल्ट भी आता है कि मुझे ये काम करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो मेरी कोर वैल्यूज में है। जैसे मैंने बहुत सारे देखे, मेरा ही चलो ना एग्जांपल दूं, फ्रीडम और क्रिएटिविटी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल है जिनके कोर वैल्यूज में फ्रीडम है और क्रिएटिविटी है, तो जॉब अच्छा चल रहा है, सैलरी अच्छा है, लेकिन शायद ऑफिस का जो कल्चर है वो बहुत टॉक्सिक है। मेरा तो फिलहाल बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट भी अच्छा था और फ्रीडम भी थी, सब कुछ था। तो माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा होता है, उनको फ्रीडम नहीं मिलती है, और वो क्रिएटिविटी से जो काम करना चाहते हैं वो क्रिएटिविटी नहीं मिल रही है, भले सैलरी अच्छी है, प्रमोशन, पोजीशन, सब कुछ है। अभी वो काम नहीं कर रहे तो वो ऑफिस में सिर्फ खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, खुश नहीं है और गिल्टी भी है। तो जब आपको लगता है कि कोई काम मैं कर नहीं रहा हूं, उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूं और गिल्टी भी फील हो रही है, मतलब कि वो आपकी कोर वैल्यू में। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, मैं आपके ऑडियंस को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी जॉब छोड़ दो, फुल टाइम जर्नी स्टार्ट कर दो। लेकिन पहला तो आपको अवेयर हो जाना है, अच्छा ये मेरा कोर वैल्यू है और ये मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, या आप जॉब ही करना चाहते हो लेकिन कोई ऐसा जॉब करो जहाँ पे आपकी कोर वैल्यूज भी आप फॉलो करो। ऑफिस में अगर टॉक्सिक कल्चर है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है उस कल्चर को चेंज करना, तो दूसरा कंपनी ज्वाइन करो जहाँ पे आपको वो आपकी कोर वैल्यूज फॉलो करने को मिले। This reminds me of a very powerful quote that stress does not come from not doing something. Stress comes from not doing the thing that you really want to do. That you really want, right? So I think that sums up what you are trying to Yeah, explain yeah, here. बराबर। Right. बहुत एक उभर के चीज आ रही है आजकल, नेगेटिव सेल्फ टॉक. A lot of people who reach out to us also say that मेरे को अपने बारे में ही बहुत बुरा लगता है. I feel that I'm not good enough. एक तरह का नेगेटिव सेल्फ टॉक में लोग कंटिन्यूअस एक लूप में रहते हैं. क्यों होता है ये नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड कैसे इससे बाहर आए? क्योंकि आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ स्ट्रेस. जो मैंने बताया था कम्युनिकेशन लेवल 2, व्हेन यू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। आप मुझे ये बताओ कि आप दिन में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन किसके साथ करते हो? आपके कलीग से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चे से, खुद किसके से. साथ? खुद से। एब्सोल्युटली राइट। हम दिन में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन अपने साथ करते हैं, और अप्रोक्सीमेट 35,000 थॉट्स पर डे हमें आते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था कि एक तो सेल्फ टॉक नेचुरली बायस होती है नेगेटिविटी से, और इतने सारे जो थॉट्स आ रहे हैं, आप जो नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं, मैं उससे भी ऊपर एक जाता हूँ, जो उसके बाद का रिजल्ट आता है वो है ओवर थिंकिंग, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं। तो जब हमें बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं और नेगेटिव आ रहे हैं सेल्फ टॉक, और हमने कभी सीखा नहीं है कि हमारे अपने साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, ये थॉट जब बार बार आते हैं और आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, वो बन जाता है ओवर थिंकिंग। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। मतलब ये सेल्फ टॉक जैसे आपको आ रहा है कि मुझे ये काम करना है लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो, अच्छे से नहीं किया तो, परफेक्ट करना है मुझे, मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो, यही नेगेटिव टॉक सेल्फ टॉक बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और फिर क्या करते हो आप? प्रोकास्टिनेशन करते हो। ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने लगता है, परफॉर्मेंस को एट वर्क, एट होम, हर जगह पे रिफ्लेक्ट हर करता जगह है. पे बहुत सारे लोग हैं, फिर ये ना ये थॉट में घुसे रहते हैं, फिर वो एक्शन नहीं लेते, वो बोलते हैं कि मैं जब परफेक्ट होऊंगा तब एक्शन लूंगा, वो एक्शन नहीं लेते। मतलब आप कुछ थॉट लगा रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, तो वो बन जाता है ओवर थिंकिंग। अगर एक्शन लेते हो तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें थिंकिंग हमें करना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, तो मैं बट उसमें थिंकिंग, एक्शन नहीं है. बट उसमें एक्शन नहीं है। बस ओवर थिंकिंग में एक्शन नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग में एक्शन एक्शन है. है। तो ऐसे आइडेंटिफाई ऐसे करें कि भाई आइडेंटिफाई, आप कहाँ सिंपली ओवर ऐसे थिंकिंग चल आइडेंटिफाई कर रही है. सकते हो। तो जितने भी लोग ओवर थिंकिंग के शिकार है ना, उनका ये प्रॉब्लम है। वो सिर्फ सोचते, और वो देखो थॉट भी रिपीटेटिव होते हैं, वही थॉट आते हैं, वही थॉट आते हैं। तो मैंने इनफेक्ट अपना एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था जिसके ऊपर मैंने समझाया है कि ओवर थिंकिंग क्या है,
किस लिए हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। जो लोग एक्शन के लिए वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, या सब कुछ परफेक्ट हो जाए उसके बाद काम करूंगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? परफेक्शन तो एक पैरालिसिस सिंड्रोम है। नो बडी इज परफेक्ट। मतलब आप कोई भी काम देख लो, मैं चलो आपका एग्जाम्पल दूँ या मेरा एग्जाम्पल दूँ, हम दोनों ने कोचिंग जर्नी स्टार्ट किया, और एक चीज़ तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो मैं नीतू से सीखा हूँ, और नीतू हमेशा आप जो बताते हो SSG, सिंपल सादा घटिया, मतलब देखने के लिए ये सिंपल है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। जो बोलते हैं ना सेल्फ टॉक कैसे एंकरिंग करना है, SSG कर लो आप। SSG बहुत बढ़िया है, नीतू ने मुझे सिखाया है, सिंपल सादा घटिया। क्यों परफेक्शन का वेट करना है, और कौन परफेक्ट है यहाँ पे? परफेक्शन इज डेथ। परफेक्शन इज डेथ। डेथ इज परफेक्ट, वो तो राइट? पैरालिसिस सिंड्रोम कोई है। ग्रोथ नहीं है उसमें। कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। परफेक्शन का कभी वेट नहीं करना है। आपको यूट्यूब वीडियो बनाना है, जैसा भी कैमरा है आपके पास, जो भी मोबाइल है, जैसे भी कपड़े, जैसे भी सेटअप है, पहले बना तो लो। पहला बनाओ, फिर दूसरा पहला बनाओ, फिर बनाओ। तीसरा बनाओ, चौथे में ठीक से इम्प्रूव करने लगोगे, 10वें में अच्छे बन जाओगे। अरे आप जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनके पहले वाले वीडियो देखो। एक्शन लिया उन्होंने। पहले वाली वीडियो और आज की वीडियो में बहुत बड़ा डिफरेंस। अरे मेरे खुद के यूट्यूब चैनल में देख लेना आप। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल में मेरे पुराने और वीडियोस। मैं भी इसका शिकार था, मैं वेट कर रहा था कब से कि नहीं, मैं सब कुछ पहले सीख लेता हूँ, अच्छे से मेरे पास कैमरा होगा, अच्छा सा ये सेटअप होगा, फिर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, फिर अपना कोचिंग का जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो यही परफेक्शन सिंड्रोम तो मेरे में प्रोक्रास्टिनेशन ला रहा था। फिर और आपने यूज किया एस SSG। वो आपने सिखाया, मोर पावर टू यू, थैंक यू, आपने मुझे SSG मैंने भी सिखाया। अपने मेंटर से ही सीखा है SSG। और एक मुझे बहुत अच्छा मतलब और एक मूल मंत्र मिला था, BMGS, मतलब भाड़ में जाए सब। वाह। ये दोनों मूल मंत्र मैंने पकड़ के रखा हुआ है। भाड़ में जाए सब, सिंपल सादा घटिया स्टार्ट करो। ऐसे कितने मंत्र आपके पास है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी सीखना है। एक और है, STHJ, STHJ। सब ठीक हो जाएगा। वाह बढ़िया, सब ठीक हो जाए, ये सेल्फ टॉक है। ये जो आप बोल रहे थे कि वो आमिर खान ने भी बोला है, दिल तो बच्चा है, ऑल इज वेल, ऑल इज और वेल, वो क्या है, वो सेल्फ टॉक है ना। लेकिन क्या है, अभी हम पढ़े रहे DDLJ, और आप हमें सिखा रहे SSG। DDLJ काम में नहीं आने वाला है, SSG काम में आने वाला राइट। एंड इट्स वेरी पावरफुल। सुनने में बहुत इजी और बहुत नॉर्मल लगता है, बट इट्स वेरी पावरफुल इफ यू प्रैक्टिस इट। एब्सोल्युटली। सुनने में सिंपल है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स नहीं समझ पाए कि इसमें कितना पावर है। परफेक्शन का वेट, ये परफेक्शन में फिर ना ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में इतना डिस्कशन, इतना मीटिंग, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग, 2-2 घंटे मीटिंग चल रहा है, और मीटिंग के एंड में हम पूछते हैं फाइनल क्या हुआ, एक्शन क्या है, ओ सॉरी वी डोंट हैव एनी एक्शन आइटम, वी हैव नेक्स्ट मीटिंग। मीटिंग पे मीटिंग, कितनी मीटिंग, कितना ओवर थिंकिंग, कितना परफेक्शन पे जाओगे, अरे काम कर लो, गलती हो जाएगी। हाँ, सो फेलियर इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। yeah, that's what I tell my entire team also. भाई, हाँ, start, स्टार्ट। fail and learn. नयन, आपका एक सिग्नेचर वर्कशॉप है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस। जरा बताएंगे उसके बारे में, क्या है ये, क्योंकि सभी हम ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली। एक्चुअली ये मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे सिग्नेचर वर्कशॉप हो गया। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि क्या आप मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए हैप्पीनेस का वर्कशॉप कर सकते हो। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के मेंटल वेलनेस के लिए काम करना चाहते हैं। तो हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माय कोचिंग प्रोग्राम। तो कैसा रहता है ना कि शायद ही इस प्लेनेट पे कोई ऐसा होगा जो खुश नहीं रहना चाहता, हैप्पी नहीं रहना चाहता। हम सबको एट द एंड तो खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, राइट? लेकिन फिर भी कैसा होता है ना कि हैप्पीनेस आती है और फटाक से चली जाती है। वो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना, आया, टच करके वापस चला गया। तो ऐसे हैप्पीनेस का है, हम सब ने कभी ना कभी तो हैप्पीनेस को टेस्ट किया है, लेकिन वो फ्लीटिंग आई चली गई। कोई मेहमान आया, गेस्ट आया, चले गए। सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हम हमारे पास जो हैप्पीनेस की सस्टेनेबिलिटी वो नहीं है। कैसे करें हैप्पीनेस को सस्टेन? उसके पीछे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस मतलब है क्या। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, ऑडियंस को क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, सबका अलग अलग होगा। कोई बोलेगा कि इफ़ आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ सैलरी देन आई एम हैप्पी, इफ़ आई हैव दिस माई ड्रीम हाउस, या
मिसाल में एक बार फॉरेन का ट्रैवलिंग करता हूँ तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस है। मेरे लिए बहुत क्लियर कट है, एक क्या? बताऊं, दैट आई एम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड हम्म। and someone else is paying for it. आपकी That ऑडियंस में is से कोई true है? happiness for me. And because I've done that, I've experienced it. You're done? Yes, that I traveled and someone else paid for it, like organizations pay for my travel. Wow. So, this is something that I want to keep doing all my life. Continue. That's happiness for me. But yes, please let us know more about your workshop. तो देखो ऐसा है, सबके लिए हैप्पीनेस अलग अलग है। आपका सोर्स अलग है, मेरा अलग है, ऑडियंस का कुछ अलग है। ऐसा क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का क्लियर डेफिनेशन नहीं है, और नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डेफिनेशन बनाते हैं। और ज़्यादातर हमारी डेफिनेशन क्या बनी है? इफ देन, इफ आई हैव देन आई विल बी। और देखो सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक मैसेज दिया, इफ देन, और सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता कि ये सही या गलत है। वो तो अब जो डेटा आपने दिया वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे आपने बोला इफ देन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा अच्छा मतलब अभी हैप्पी नहीं हो, प्रेजेंट टेंस में हैप्पी नहीं हो। इफ देन मतलब ये होगा तो आप खुश होगे, फ्यूचर टेंस में हमने डाल दिया। मतलब सबकॉन्शियस माइंड अभी आपको वो सारे स्टेट देगा एक्सेप्ट हैप्पीनेस। डिसअपॉइंटमेंट आएगा, स्ट्रेस आएगा, फियर, एंग्जाइटी, सब कुछ आएगा, लेकिन हैप्पीनेस नहीं आएगा, क्योंकि आपने ही अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया है। और डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हैप्पीनेस को प्लेजर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। सेंसरी स्टिमुलेशन है या प्लेजर है, और प्लेजर या सेंसरी स्टिमुलेशन टेम्पररी होता है, किसी से ट्रिगर्ड हुआ होता है। जैसे कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम जैसे ही मैं टेस्ट करता हूँ तो मेरे टंग में सेंसेशन आते हैं, 20 मिलियन एटम्स खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। व्हाट अबाउट 60 ट्रिलियन सेल्स? अभी उसकी ऑडियंस तो के सबके बैंड बजी मुंह हुई। में पानी आ गया है। तो वो क्या है? वो सेंसरी स्टिमुलेशन है, प्लेजर है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ कि प्लेजर जरूरी नहीं है, प्लेजर भी जरूरी है। भगवान ने हमको ये सारे सेंसर्स दिए हुए हैं, तो अगर वो आप सेंसर्स को एक्टिवेट कर रहे हो, आपको प्लेजर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा है, गुड है। बट ये अवेयरनेस जरूरी है कि ये प्लेजर है, ये हैप्पीनेस है। कैसे कि प्लेजर है वो टेम्पररी है, आएगा चला जाएगा, वो डिपेंडेंट है किसी ट्रिगर के ऊपर। ये हुआ तो प्लेजर आया और वो चला भी जाएगा। बट हैप्पीनेस है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। और हमने कनेक्ट कर लिया है प्लेजर को हैप्पीनेस के साथ। ये कनेक्टिविटी को बोलते हैं हेडोनिक पैराडाइम। हेडोनिक पैराडाइम मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। तो इसको बोलते हैं हेडोनिक पैराडाइम। तो इस यही एक वजह है कि मतलब आज लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस नहीं है, वो टेम्पररी वाली है, प्लेजर है या सेंसरी स्टिमुलेशन है। तो ये जो है इफ और देन, इसको ब्रेक कैसे करें कि अगर ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, इसको ब्रेक कैसे करें? तो जैसे कि ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, मतलब आपका एक तरीके से अटैचमेंट है आपके गोल के साथ, और वो जो अटैचमेंट है वही आपको हैप्पीनेस नहीं ला रहा है। क्योंकि जब वो है तो आप खुश हो, और जब नहीं है तो आप खुश नहीं हो। एक तरीके से अटैचमेंट हो गया। तो पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये तो टेम्पररी प्लेजर है, हैप्पीनेस नहीं है। और फिर जो मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ कोर वैल्यूज़ भी होती है, पीआईपी होती है, ऐसे वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और वो आप अगर फॉलो कर रहे हो, तो भी एक सस्टेनेबल हैप्पीनेस आपको मिल जाती है। कुछ कुछ जगह पे हमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि हमें समझना पड़ेगा, एक तो है ऑटोनॉमी, जो मैंने अभी बताया था कि फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ बीइंग जज। तो हमारे अंदर ये फियर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, तो वो फियर से एक हमें आज़ादी चाहिए। सेकंड है सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब लोग क्या करते हैं कि अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर, तो मैं एक अच्छा ट्रेनर नहीं बन पाऊंगा, या जो भी रोल में मैं काम कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट अ गुड प्रोफेशनल। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके मतलब अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे। अगर आप अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करो ना। पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ माय एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसके यूज़ करके उसका इम्प्रूवमेंट आप स्टार्ट करो, राइट। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो मैं अपने सारे कोची को
बताता हूँ, वो प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड की, हम्म प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है। मतलब मैं तो अगर एनएलपी की बात करूँ ना, तो कि एनएलपी की सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क भी करती है, लेकिन अगर मेरे लिए सारी टेक्निक में सबसे ऊपर कोई आता है ना, तो वो है ग्रेटिट्यूड। हम्म तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आपके पास सस्टेनेबल हैप्पीनेस होगी। कैसे करें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की एक स्ट्रेटेजी ऐसी है, जो मैंने पहले बताया था कि कम्युनिकेशन लेवल 3, हमने लेवल 2 के बारे में बात कर दी, अभी हम लेवल 3 पे जा रहे हैं। हम्म तो पहले समझते हैं कि ये है क्या। हम ये रूम में बैठे हैं और समझ लो कि हमारे सामने टीवी है, स्क्रीन है, और हम्म अभी आपने चैनल लगाया, कपिल शर्मा का शो आ रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? हंसी आएगी। हंसी आएगी, हाँ, यू विल फील गुड। लेकिन फिर मैंने चैनल चेंज किया और शोले मूवी का लास्ट सीन आ रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन की डेथ हो रही है, या हम्म कल हो ना हो में शाहरुख खान की डेथ हो रही है, कैसा फील होगा? दुख होगा। हाँ, दुख होगा। और फिर हमने लगाया चक दे इंडिया, जिसमें लास्ट वो हॉकी वाला फाइनल मैच है और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो कैसा फील होगा? हम्म एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होगा। फिर कोई सास बहू वाला सीरियल लगा दिया, आपको तो बोरिंग फील होगा जिस तरीके से मैं आपको जानता हूँ। तो मतलब ये रूम में वो सारी फ्रीक्वेंसी तो थी ना, हम्म डिसीजन किसने लिया कि मुझे हंसी वाली फीलिंग चाहिए, या सैड वाली फीलिंग चाहिए, या एकदम एनकरेजमेंट मोटिवेशन वाली फीलिंग चाहिए, या बोरिंग वाली फीलिंग चाहिए? डिसीजन किसने लिया? जिसने चैनल चेंज किया। आपने चैनल चेंज किया, आपने डिसीजन लिया। ऐसे ही आप डिसाइड करते हो कि मुझे यूनिवर्स के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी में बातचीत करनी है, कौन कम्युनिकेशन करना है। दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन लेवल 3। तो हम्म अगर आप यूनिवर्स के साथ विक्टिमाइजेशन, ब्लेम, दुखी होने का ही कम्युनिकेशन कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, भगवान तूने ये किया, ला ब्ला ब्ला, इसकी जगह आप ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेशन करो यूनिवर्स के साथ, हम्म आपको ग्रेटिट्यूड ही मिलेगा। तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैं अपने सारे कोची को समझाता हूँ, कि आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ। दिन के 5 चीज, सिचुएशन या पर्सन आपको नोट डाउन करना है, यू आर ग्रेटफुल अबाउट। लाइक माइक, आई एम ग्रेटफुल, मेरे पास ये माइक है तो मैं अच्छा पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। कैमरा, मेरे कपड़े, हम्म ये सारी चीज़ें हो गई। पर्सन, आई एम ग्रेटफुल टू यू नीतू, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। या कुछ सिचुएशन भी हो सकती है, ओ आई एम ग्रेटफुल फॉर द टाइम आई हैव स्पेंड विथ यू। ऐसे 5 चीज़ें, पर्सन, सिचुएशन, कुछ भी आपको रोज लिखने, और हर रोज नया चाहिए। हम्म डू इट फॉर 66 डेज। बिकॉज पहले 22 डेज में क्या होगा कि आपका जो हार्ड वायरिंग है वो रेजिस्टेंस लेके आएगा कि ये क्या बोरिंग चीज़ मैं कर रहा हूँ। हम्म नेक्स्ट 22 डेज इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद का जो नेक्स्ट 22 डेज है वो इंटीग्रेशन होगा। मतलब हम्म उसके बाद तो फिर आप ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड का पूरा रीवायरिंग होगा। मतलब अभी आपको कहीं पे ब्लेम, विक्टिमाइजेशन नहीं देगा, आप ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में जीना स्टार्ट कर लोगे। तो ये है ग्रेटिट्यूड जर्नल। और जैसे होता है ना कि किसी एक एरिया में बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है और वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो बिल्डिंग बनता है, टीपी रोड बनता है, फिर वहाँ पे गार्डन बनेगा, टेम्पल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, स्कूल आएगा, सब कुछ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हम्म ऐसे ही जैसे ही आपने ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया ना, बाकी सारे रास्ते आपके ओपन होना चालू हो जाएंगे। चाहे वो फियर है, स्ट्रेस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, हैबिट इश्यूज है, सब कुछ धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो फ्रीक्वेंसी सेट कर ली यूनिवर्स के साथ। हम्म और अभी तक क्या था, रिसोर्सेस हमारे आजू बाजू रिसोर्सेस थे, लेकिन आपने उस रिसोर्सेस को ब्लॉक करके रखा था। फॉग क्रिएट हो गया था अनकॉन्शियसली। अभी वो फॉग रिमूव हो रहा है, अभी सब कुछ दिख रहा है, अभी सारे रिसोर्सेस का एक्सेस आपको मिलना स्टार्ट हो गया। फिर हम्म आपको एक्शन लेना है। तो ये एक है ग्रेटिट्यूड जर्नल। दूसरा भी है, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो हम्म। कुछ इजी टू स्टार्ट विथ बता सकते हैं? इजी टू स्टार्ट तो एक तो ये जर्नल है, लेकिन ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी इजी है। मेडिटेशन सबको क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सबने एक परसेप्शन बना लिया है कि मेडिटेशन करना मतलब मुझे ऐसे शांत जगह पे कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना है, फिर कोई थॉट आए तो नहीं, थॉट नहीं आना चाहिए, थॉट नहीं आना चाहिए, इसीलिए बोरिंग लगता है। हम्म अगर आप पहले मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गाइडेड मेडिटेशन करो। गाइडेड मतलब कोई म्यूजिक भी चल रहा है, साथ में आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है। हम्म आपको गाइडेड ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन मिल जाएंगे बहुत सारे। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने गाइडेड ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन रखा है। इससे क्या होता है कि आप जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसके फ्लो में जाते हो, हम्म
और अगर बीच में फ्लो से भटक भी गए सो डोंट वरी, इट्स नेचुरल, वी आर ह्यूमन बीइंग, थॉट्स तो हमें आएंगे ना, पहले तो Yes. एक्सेप्ट कर लो। और लोग क्या करते हैं कि मेडिटेशन को क्या समझते हैं, मेडिटेशन मतलब हमें थॉट नहीं आने चाहिए, और थॉट आ गया निकालो निकालो, मतलब आप तो खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आते तो आने दो। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप गाइडेड मेडिटेशन, और मैं आज की डेट में भी गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ, Hmm. ताकि जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। और गाइडेड ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ों के आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। मैं तो अपने कोच को यहाँ तक भी बोलता हूँ कि नींद आती है तो सो जाओ। अच्छा, सोते सोते करना है तो सोते सोते कर लो, ड्राइविंग करते करते नहीं करना है। मतलब लोगों को मेडिटेशन में उनको बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन अपने आप में टफ बना लिया है, अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया है कि मेडिटेशन मतलब ये जंगल में जाके करना पड़ेगा। नहीं, सिंपल चीज़ है। बोलता हूँ कुछ नहीं करना ही ध्यान है। Hmm. अगर आप जिस काम में मग्न हो गए वो मेडिटेशन है, आप डांस कर रहे हो मेडिटेशन है, आप रीडिंग कर रहे हो मेडिटेशन है। सो Hmm. आई वुड सजेस्ट गाइडेड ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया। इफ वी हैव टू रैप अप एंड सम अप एवरीथिंग, that one thing that you would want to leave the audience, which would help them become a high performer, what would be that tip? हाई परफॉर्मर बनने के लिए हमें सबसे पहले तो ये माइंडसेट बना देना पड़ेगा कि मुझे हाई परफॉर्मर बनना है, सक्सेसफुल बनना है। तो लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी और पीस साथ में नहीं मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों साथ में मिल सकते हैं। हमें अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा। अपनी जो कोर वैल्यूज़ है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, आइडेंटिटी है, उसको आप अलाइन करो। हैप्पीनेस की कुछ फॉर्मूला यूज़ करो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहो। Mhm. तो आप हाई परफॉर्मर बनोगे, सक्सेसफुल भी होगे। और देखो दोनों रास्ते हैं, दोनों में चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल भी आएंगे। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो जहाँ पे आप कोर वैल्यूज़ भी आप फॉलो कर रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी से भी अवेयर हो, ग्रेटिट्यूड भी फॉलो कर रहे हो, तो वो जो चैलेंजेस आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, आपको फियर नहीं आएगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी। तो यही मेरा लास्ट मैसेज है कि आपकी कोर वैल्यूज़ को अलाइन करो, हैप्पीनेस में रहो, ग्रेटिट्यूड फॉलो करो। Awesome, awesome. Thank you so much. And where can people learn from your, of your work? जो भी आपने बताया इतना कुछ, अगर सब audience has to go and look for it, कहाँ देखे जा करके, हमें कहाँ मिलेंगे ये सो resources? आई एम अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरा यूट्यूब चैनल है इनसाइड आउट विद कोच नयन करके। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक में भी हूँ, और लिंक्डइन पे भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। और उसके अलावा मेरी एक बुक भी है, द अनलॉक हाई परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट, विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन एज नंबर 1 बेस्ट सेलर इन सेल्फ डेवलपमेंट कैटेगरी। Oh, wow. Thank you so much, Nayan. This was a real pleasure talking with you. And for everyone watching, we are here with Coach Nayan, who is a high performance coach. So, अगर आपको high performance की need है, please reach out to him through his channels on social media. And with that, we call it a wrap. Thank you so much. थैंक यू।